नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी की। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे एस्टेट एग्जाम जो कि जुलाई 2025 में होना है। उस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पीआरटी लेवल के लिए होता है। और यहाँ पर इस पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र से आपकी जो पेपर है उनमें एक एक दो तीन तीन प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन सभी प्रकार के प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करके एक टॉपिक के सारे प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जहां पर आपको 2011 से 2023 तक के प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित ही पूरे मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ पर एक साथ आप प्रश्न को देख पाए और ये प्रश्न आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने वाले होंगे। तो आइए और वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। अब चार विकल्प आपके सामने हैं और यहां पर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और उसके अनुसार अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका कौन सा उत्तर यहां पर आप चुनेंगे। तो देखिए, यहां पर बात पारिस्थितिक तंत्र की हो रही है और उसके जैविक संगठक को चुनना है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर के निर्मित होता है। तो यहां पर हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो होगा उसका जैविक संगठक, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, जो जीवित हो, वो हमारा जैविक संगठक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्लोरोफिल है, प्लवक है, सूर्य का प्रकाश है, मृदा है। तो यहाँ पर तीन घटक जो दिए हैं वो यहाँ पर अजैविक हैं और एक घटक जो होगा प्लवक, ये यहां पर जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी बन जाएगा यहां पर हमारा उत्तर। चलिए आगे बात करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की। तो यहां पर ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो देखिए, यहां पर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो उसमें हमारे जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो आते हैं। साथ ही साथ जो परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। तो यहां पर उत्तर बन जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो देखिए, एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य, क्या सांप, टिड्डा, प्लवक या मानव? तो देखिए, मानव जो है वो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। मानव शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों ही तरह की सर्वाहारी के अंतर्गत मानव आता है। तो यहां पर मानव जो होगा वो हो जाएगा यहां पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। तो देखिए, यहां पर किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त, पैंडेमिक या फिर संधारणीय, एंडेमिक। तो यहां पर इसे हम कहेंगे ऑप्शन जो डी होगा, जिसे हम कहेंगे एंडेमिक, ये हमारा यहां पर होगा उत्तर, जिसे हम स्थानीय भी कह सकते हैं। एंडेमिक का मतलब स्थानीय। आगे देखिए, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती है। तो देखिए, एक दूसरे से जुड़ी जो जटिल खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, तो ये एक दूसरे से जो जुड़ी होती है, तो उस स्थिति में इन खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बना लेती है और इसे हम खाद्य जाल यहां पर कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा, जिसमें खाद्य जाल लिखा है, वही हमारा उत्तर होगा और यही इसके लिए सही उत्तर बनेगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या 1 दिशाओं में। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है, तो यहां पर बात ऊर्जा के प्रवाह की हो रही है और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वन पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो देखिए, यहां पर हमें खाद्य श्रृंखला का चयन करना है
और वो खाद्य श्रृंखला हमारे वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है पादप प्लवक, जल, पिस्सू, छोटी मछली, तो ये वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आएंगी। आगे देखें तो घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। तो देखिए वन के अंदर घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है यहाँ पर, ये बिल्कुल वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाएगी। अब देखिए सी वाले में पर्ण, कर्णकट, शैवाल, केकड़ा, छोटी मछली, ये जली वाली है, और मृत कार्बनिक पदार्थ, कवक, जीवाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये वन पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह स्पष्ट यहाँ पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिक तंत्र में एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनकी प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होगा? आंतरिक संरक्षण, परिधि संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर होगा स्वस्थानीय संरक्षण? तो यहां पर हम कह सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण यहां पर होगा हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो यहां पर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। तो यहां पर उत्तर हो जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है। यहां पर स्थानांतरित जो खेती होती है, स्थानांतरित कृषि जो होती है, जिसको जगह बदल बदल करके यानी कि वहां के पेड़ पौधे वनस्पति आदि को जला दिया जाता है, फिर वहां खेती की जाती है, 1-2 साल तक वहां पर खेती होती है, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है और फिर नई जगह पर खेती ऐसे सेम प्रोसेस से की जाती है। तो इस प्रकार से जो जगह बदल करके खेती करना होता है उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड जो होगा वो पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता वो यहाँ पर होगा संख्या का पिरामिड, सभी उल्टे हो सकते हैं, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि होगा ऊर्जा का पिरामिड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो यहां पर बात की जाए उस पारिस्थितिक तंत्र की जो यहां पर पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है, तो वो यहां पर हमारा रहने वाला होगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। जी हाँ दोस्तों, वो पारिस्थितिक तंत्र होगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, तो हम देखते हैं कि जो 75% लगभग है वो पानी है और वो समुद्र ही है। तो यहाँ पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र वो रहने वाला होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो यहाँ पर कृत्रिम की बात हो रही है, जो प्राकृतिक नहीं है वो हमारा कृत्रिम होगा। तो जंगल प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है, मछली घर यहाँ पर और तालाब। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो जो तालाब होगा ये मानव निर्मित होते हैं, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक यहां पर तालाब जो होगा वो होगा हमारा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह विशिष्ट एक खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है? घास, खरगोश, भेड़िया, शेर या प्लैंकटन, मानव, मछली, टिड्डा, घास, मृग, बाघ, गिद्ध, मेंढक, सांप, उकाब, घास, टिड्डा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जीवधारियों के उस समूह की बात जिसमें विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का जो घटक यहां पर नहीं होगा, तो वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, प्लैंकटन, मानव, मछली, टिड्डा आदि। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलोप यानी मृग अनुपस्थित हो। तो यहाँ पर घास, एंटीलोप, मृग और बाघ इस प्रकार से दे रखे हैं। अब इसमें से यदि मृग जो है वो अनुपस्थित होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर घास बचता है, यहाँ पर बाघ बचता है। क्या बाघ यहाँ पर घास को खाएगा? तो देखिए बाघ की समष्टि में वृद्धि हो जाएगी या घास की समष्टि में कमी हो जाएगी। बाघ घास खाने लग जाएगा, बाघ की समष्टि में कमी होगी तथा घास की समष्टि बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं बाघ की समष्टि में कमी होगी और घास की समष्टि बढ़ जाएगी, क्योंकि बाघ यहां पर भूखा मरने लगेगा तो निश्चित रूप से उसकी संख्या कम होगी
और घास को खाने वाला जो मृग है वो यहाँ पर नहीं है, तो निश्चित रूप से घास की संख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। आगे देखिए, ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम लिंडरमैन द्वारा किस वर्ष यहाँ पर दिया गया था? तो 1924 से 1942, 1956, 1842, तो ये दिया गया था 1942 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। अब इसके लिए क्या विकल्प है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, या 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र में बात की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पहला और तीसरा। अब पहले और तीसरे को आप यहाँ पर समझिए। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है, और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पहला और तीसरा हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, यदि पारिस्थितिकी तंत्र से शिकारियों की संख्या घट जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो यदि पारिस्थितिकी तंत्र से शिकारियों की संख्या घट जाएगी तो इसका क्या प्रभाव यहाँ पर होगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कहें कि शिकारियों की जब संख्या घटेगी तो शिकारी किसको यहाँ पर अपना शिकार बनाते हैं? शाकाहारियों को। तो शाकाहारी जो होंगे उन्हीं की संख्या निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। तो उत्पादक बढ़ेंगे, शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी, खाद्य श्रृंखला टूटेगी, अब घटक समाप्त हो जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी। आगे देखिए, ट्रॉपिकल वर्षा वनों की विशेषता होती है। अब देखिए, ट्रॉपिकल वर्षा वनों की जो विशेषता होती है ये क्या होती है कि इन वनों के अंतर्गत हम देखते हैं उच्च वर्षा होती है और घनी वनस्पति इनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इनकी यहाँ पर मुख्य विशेषता रहेगी। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का कार्य करते हैं। तो अपघटक का कार्य यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पर बात की जाए, शिकार करना, ऊर्जा देना, मृत जीवों को विघटित करना, शुद्ध हवा देना। तो अपघटक जो होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, उन जंतुओं को ये विघटित करने का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, यदि बच्चे प्रकृति में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि बच्चे प्रकृति में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को डांटना, सजा देना, प्रकृति भ्रमण कराना, पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। तो निश्चित रूप से शिक्षक को प्रकृति भ्रमण बच्चों को जरूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि यहाँ पर इससे उत्पन्न होगी और वो प्रकृति को ठीक से समझ भी पाएंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की क्या भूमिका होती है? ऊर्जा का उपभोग करना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा को नष्ट करना, ऊर्जा को बंद करना। तो यहां पर पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की भूमिका क्या होगी? तो ये भूमिका यहां पर होगी ऊर्जा बनाना। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक की बात की जाए, केवल पेड़, केवल जानवर, केवल जलवायु, या जैविक और अजैविक घटक दोनों। तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक के अंतर्गत यहां पर आएंगे जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला जो होती है जहां पर सबसे पहले आते हैं उत्पादक, फिर आते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, और इस प्रकार से हमारी खाद्य श्रृंखला कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले उत्पादक के अंतर्गत जो आते हैं वो होते हैं हरे पौधे, और इन्हीं को कहा जाएगा उत्पादक। आगे लेते हैं, यहाँ पर किस जीव को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है? तो यहाँ पर गाय, गिद्ध, हाथी, बिल्ली। तो जो गिद्ध होता है इसे यहाँ पर प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाएगा, क्योंकि ये गिद्ध मृत जानवरों को खा करके पर्यावरण की सफाई करते हैं। इस प्रकार से इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। आगे लेते हैं प्रश्न को, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जैविक अजैविक घटक जो होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। भोजन श्रृंखला की शुरुआत जो फूड चेन होती है उसकी शुरुआत होती है हरे पौधे से। इसके ऊपर भी यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, उत्पादक जो कहलाते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का कार्य क्या होता है? तो खाद्य जाल केवल ऊर्जा को संग्रहित करती है, केवल शिकार को दर्शाना है, विभिन्न जीवों के बीच पोषणीय संबंधों को दर्शाना है, केवल जंतुओं की गिनती करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य जाल होती है इसके कार्य की बात यहां पर की जाए, उसका सही उत्तर यहां पर होगा विभिन्न जीवों के बीच पोषणीय संबंधों को
दर्शाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न को। एक प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकता है? तो एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर बकरी, शेर, पौधा, कवक। तो एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर होगा बकरी, जो कि यहाँ पर हरे पादप और घास आदि को ये खाती है। तो ये यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जीव मंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल जीव वन, सभी जैविक घटक, या केवल मानव? तो देखिए जीव मंडल नाम से स्पष्ट है, इसमें सभी प्रकार के जैविक घटक जो होते हैं ये यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। किस वर्ग का जीव परपोषी होता है? गाय, कुत्ता, जोग, बिल्ली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस वर्ग का जीव परपोषी होता है, तो वो यहाँ पर होगा जोग। जी हाँ, जोग। ये दूसरे जंतुओं से चिपक करके उनका रक्त का भक्षण करती है, चूसती है, तो इसी कारण से ये जीव जो होता है परपोषी माना जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर यदि एक पारिस्थितिक तंत्र से सभी अपघटक हटा दिए जाएं तो क्या होगा? देखिए अपघटक का कार्य क्या होता है? जो मृत जंतु होते हैं उनको अपघटित करने का कार्य ये करते हैं, और यदि ये जीव यहाँ से हट जाते हैं अपनी श्रृंखला से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा? जैविक कचरा जमा हो जाएगा, यानी कि हमारी प्रकृति बहुत गंदी हो जाएगी। तो अपघटक जो होते हैं ये भी सफाई कर्मी के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।